क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। क्षतिपूर्ति के भुगतान के समय तथा समय पर भुगतान न करने पर दंड संबंधी प्रमुख प्रावधान अग्रानुसार है। देय होते ही भुगतान। क्षतिपूर्ति की राशि के देय होते ही तत्काल उसका भुगतान किया जाएगा। पूर्ण दावा स्वीकार न करने पर अस्थायी या अंतरिम भुगतान। यदि कोई सेवा आयोजक श्रमिक द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा की गई राशि की सीमा तक दायित्व स्वीकार नहीं करता है तो उस स्थिति में जिस सीमा तक वह दायित्व स्वीकार करता है उसी सीमा तक वह अंतरिम या अस्थायी भुगतान प्रोविजनल पेमेंट करने के लिए बाध्य होगा। तब ऐसा भुगतान आयुक्त के पास जमा करवाना होगा अथवा श्रमिक को करना होगा तथा इससे श्रमिक के आगे दावा करने के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। भुगतान में त्रुटि की दशा में ब्याज तथा दंड। यदि कोई सेवा आयोजक क्षतिपूर्ति की राशि के देय होने के 1 महीने में भुगतान नहीं करता है तो आयुक्त निम्नलिखित निर्देश दे सकता है। बकाया राशि को 12% या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से साधारण ब्याज सहित वसूल कर ली जाए तथा यदि आयुक्त की राय में भुगतान में विलंब का कोई न्यायोचित कारण नहीं है तो वह उस राशि के साथ दंड वसूल करने का निर्देश भी दे सकता है। दंड की राशि उस राशि के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 4 है मजदूरी गणना की विधि, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेज। धारा 4 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि की गणना में श्रमिक की मजदूरी एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक से क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इसलिए अधिनियम की धारा 5 में मजदूरी की गणना की विधि का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम की धारा 5 में लिखा है कि इस अधिनियम में तथा इसके उद्देश्यों के लिए मासिक मजदूरी से आज से 1 महीने की सेवा के लिए चुकाई जाने वाली मजदूरी से हैं, चाहे वह मजदूरी महीने के हिसाब से अथवा किसी अन्य समय अवधि के हिसाब से या कार्यानुसार चुकाई जाती हो। ऐसी मजदूरी की गणना धारा 5 के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कम से कम 12 महीनों की निरंतर सेवा की दशा में मासिक मजदूरी। जब कोई श्रमिक दुर्घटना के तुरंत पूर्व के कम से कम 12 महीनों तक उस सेवा आयोजक की सेवा में रहा हो जो क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है तो उस श्रमिक की मासिक मजदूरी उस सकल मजदूरी का 12वां भाग होगी जो पिछले 12 महीनों में उस सेवा आयोजक द्वारा देय हुई हो। सूत्र रूप में मासिक मजदूरी बराबर पिछले 12 महीनों में देय कुल सकल मजदूरी या देय हुई कुल सकल मजदूरी अपॉन 12, तो इससे उस मासिक मजदूरी आ जाएगी। 1 माह से कम की निरंतर सेवा की दशा में मासिक मजदूरी। जब किसी श्रमिक ने दुर्घटना के तुरंत पूर्व तक क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी सेवा आयोजक की सेवा में 1 महीना भी पूरा नहीं किया है तो ऐसी दशा में उस श्रमिक की मासिक मजदूरी व औसत मासिक राशि होगी जो दुर्घटना के तुरंत पूर्व के 12 महीनों में उस सेवा आयोजक के अधीन वैसे ही कार्य पर नियुक्त किसी श्रमिक द्वारा अर्जित की जाती रही है अथवा यदि इसी प्रकार के रोजगार पर कोई श्रमिक नियुक्त नहीं था तो उसी परिक्षेत्र में वैसे ही कार्य पर नियुक्त श्रमिक द्वारा अर्जित की जाती रही है। मासिक मजदूरी बराबर वैसे ही कार्य पर उसी सेवा आयोजक के अधीन नियुक्त श्रमिक द्वारा दुर्घटना के तुरंत पूर्व के 12 महीनों में अर्जित मजदूरी का मासिक औसत अथवा उस सेवा आयोजक के अधीन वैसे ही कार्य पर श्रमिक नियुक्त न होने पर उसी परिक्षेत्र में वैसे ही कार्य पर नियुक्त श्रमिक द्वारा दुर्घटना के तुरंत 12 महीनों में अर्जित की जा रही मजदूरी का मासिक औसत। अन्य दशाओं में मासिक मजदूरी। अन्य किसी भी दशा में जिसमें उपयुक्त बिंदु 2 के अंतर्गत सूचना के अभाव में जब मजदूरी गणना करना संभव न हो तो दुर्घटना से तुरंत पूर्व की निरंतर सेवा में उपार्जित सकल आय को 30 से गुणा करने के बाद उसमें कुल कार्य के दिनों का भाग देने पर प्राप्त राशि ही मासिक मजदूरी होगी। सूत्र के रूप में मासिक मजदूरी बराबर कुल कार्य के दिनों में प्राप्त सकल आय
गुणा 30 भाग कुल कार्य के दिन। इस धारा के लिए निरंतर सेवा से तात्पर्य सेवा के निरंतर उस काल से हैं जिसमें श्रमिक 14 दिन से अधिक समय के लिए कार्य से अनुपस्थित न रहा हो। धारा 5 अर्धमासिक भुगतान पर पुनर्विचार, रिव्यू ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। अस्थायी, आंशिक या पूर्ण अयोग्यता की दशा में अर्धमासिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकता है, किंतु इस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। पुनर्विचार के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। पुनर्विचार की दशाएं: पक्षकारों के किसी ठहराव के अंतर्गत अथवा आयुक्त के आदेश के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार देय किसी भी अर्धमासिक भुगतान पर आयोग द्वारा निम्नलिखित दशाओं में पुनर्विचार किया जा सकता है। जब श्रमिक या सेवायोजक द्वारा आवेदन किया जाए तथा साथ में योग्यता प्राप्त चिकित्सक का यह प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है, अथवा जब श्रमिक या सेवायोजक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रार्थना की जाए। इसी दशा में चिकित्सक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 6(1) पुनर्विचार के बाद आदेश। इस धारा के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पुनर्विचार करने के बाद अर्धमासिक भुगतान के संबंध में अग्रलिखित में से कोई भी आदेश दिया जा सकता है। अर्धमासिक भुगतान की राशि यथावत जारी रखी जावे, अथवा अर्धमासिक भुगतान की राशि को बढ़ा दी जावे, अथवा अर्धमासिक भुगतान की राशि घटा दी जावे, अथवा अर्धमासिक भुगतान की राशि को बंद कर दी जावे, अथवा यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थायी अयोग्यता उत्पन्न हो गई हो तो उसे एकमुश्त राशि में परिवर्तित कर दिया जाए तथा अर्धमासिक भुगतानों की राशि को उसमें से घटा दिया जाए। धारा 6(2) अब है अर्धमासिक भुगतान को एक मुश्त करना, कम्यूटेशन। अर्धमासिक भुगतान को एक मुश्त भुगतान में निम्नलिखित दशाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। श्रमिक एवं सेवायोजक द्वारा आपस में ठहराव करने पर, अथवा यदि वे दोनों पक्षकार ठहराव नहीं कर पाते हैं और भुगतान 6 महीनों से अधिक समय से नहीं किए जा रहे हैं, तो किसी पक्षकार द्वारा आयुक्त को प्रार्थना करने पर उपरोक्त दोनों में से किसी भी दशा में एक मुश्त राशि का भुगतान करके अर्धमासिक भुगतान का शोधन किया जा सकता है। शोधन पक्षकारों के ठहराव के अनुसार अथवा आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि के द्वारा किया जा सकता है। धारा 7 क्षतिपूर्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन। क्षतिपूर्ति के वितरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 8 में अनेक प्रावधान है। पहला है क्षतिपूर्ति की राशि आयुक्त के पास जमा करवाना। किसी श्रमिक की चोट लगने से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान अथवा किसी वैध अयोग्यता के लिए क्षतिपूर्ति की एकमुश्त राशि का भुगतान केवल आयुक्त के पास ही जमा करवाना चाहिए। ऐसा भुगतान किसी भी स्त्री या वैधानिक अयोग्यता वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि कोई सेवायोजक सीधे ही भुगतान कर देगा तो वह क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं माना जाएगा। मृतक श्रमिक के आश्रित को अग्रिम देना। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो गई हो तो सेवायोजक को उसके किसी आश्रित को क्षतिपूर्ति पेटे कुल 100 रुपये तक की राशि अग्रिम दे सकता है। इसी अग्रिम राशि को क्षतिपूर्ति की राशि में से आयुक्त द्वारा काट ली जाएगी और सेवायोजक को भुगतान कर दी जाएगी। अन्य राशि भी आयुक्त के पास जमा करवाना। सेवायोजक को वह अन्य कोई राशि भी आयुक्त के पास ही जमा करवानी होगी जो श्रमिक को क्षतिपूर्ति रूप में चुकाई जानी है, किंतु ऐसी राशि कम से कम 10 रुपये अवश्य होनी चाहिए। आयुक्त की रसीद दायित्व की मुक्ति का प्रमाण। आयुक्त सेवायोजक द्वारा जमा करवाई गई क्षतिपूर्ति की राशि की प्राप्ति की रसीद देता है। ये रसीद जमा करवाई हुई क्षतिपूर्ति राशि की दायित्व मुक्ति का प्रमाण होगी। दाह संस्कार व्यय का भुगतान। आयुक्त के पास क्षतिपूर्ति की राशि जमा होने के बाद वह उस राशि में से उसके दाह संस्कार के व्यय की राशि काट सकेगा जो अधिकतम 50 रुपये हो सकती है तथा उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा जिसने राशि खर्च की है। आश्रितों को सूचना। क्षतिपूर्ति राशि के वितरण के लिए यदि वह उपयुक्त समझता है तो मृतक के आश्रितों के लिए एक नोटिस प्रकाशित करेगा अथवा प्रत्येक आश्रित को उचित विधि से सूचित करेगा। इस सूचना में वह क्षतिपूर्ति राशि के वितरण की विधि निर्धारित करने के लिए उन्हें एक निर्धारित तिथि पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा। क्षतिपूर्ति राशि आश्रितों में वितरित करना। आयुक्त
क्षतिपूर्ति की राशि में से सभी कटौतियां करने के बाद शेष रकम को सभी आश्रितों के बीच अथवा उनमें से कुछ के बीच किसी ऐसे अनुपात में विभाजित कर देगा जो आयुक्त उचित समझेगा। इतना ही नहीं, वह अपने विवेक से किसी एक आश्रित को भी संपूर्ण राशि दे सकता है। कोई आश्रित न होने पर सेवा आयोजक को देना। यदि आयुक्त आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि श्रमिक को कोई आश्रित नहीं है तो वो शेष राशि को सेवा आयोजक को लौटा देगा। तब सेवा आयोजक के आवेदन पर आयुक्त वितरित की गई राशि कटौतियों का विवरण भी उपलब्ध करेगा। किसी व्यक्ति को देय राशि का भुगतान। यदि आयुक्त के पास जमा करवाई गई राशि का किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाना है तो आयुक्त उस व्यक्ति को भुगतान कर सकता है, किंतु ऐसा व्यक्ति स्त्री या वैधानिक रूप से अयोग्य जैसे पागल नहीं होना चाहिए। स्त्री या वैधानिक रूप से अयोग्य व्यक्ति की दशा में विनियोग। जब आयुक्त के पास जमा एक मुश्त राशि किसी स्त्री या वैधानिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को दी जानी है तो वह उस राशि को उन्हें भुगतान नहीं करेगा, बल्कि उस राशि को स्त्री के या अयोग्य व्यक्ति के केवल अयोग्यता अवधि तक हित के लिए आयुक्त के निर्देशानुसार विनियोग कर दी जाएगी। वैधानिक अयोग्यता की दशा में भुगतान। यदि वैधानिक अयोग्यता की अवधि में अर्धमासिक भुगतान किया जाता है तो आयुक्त स्वयं अपनी ओर से अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर आयुक्त श्रमिक के किसी भी आश्रित को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह श्रमिक के कल्याण की दृष्टि से सर्वोत्तम समझता है वैधानिक अयोग्यता के दौरान भुगतान किए जाने का निर्देश दे सकता है। आदेश में परिवर्तन। यदि आयुक्त को ऐसा कोई आवेदन किया जाता है अथवा आयुक्त के अन्य किसी प्रकार संतुष्ट होने पर कि माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा के कारण या अन्य किसी आश्रित की परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिपूर्ति राशि के वितरण अथवा विनियोग की रीति अथवा उसके उपयोग के संबंध में आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो आयुक्त परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित समझे वैसे ही परिवर्तन का आदेश दे सकता है। किंतु परिवर्तन का ऐसा आदेश यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो ऐसा आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप किसी आश्रित को प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि में से कोई राशि वापस लौटानी पड़े। कपट या अनुचित साधनों से प्राप्त धन वसूल करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति की राशि को कपट या झूठे नाम से या किसी अनुचित साधन से प्राप्त कर लेता है तो उस राशि को पुनः वसूल किया जा सकता है। धारा 31 के अनुसार पुनः वसूल किया जा सकता है। ये धारा 8 में प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति का हस्तांकन या कुर्की या प्रभार। असाइनमेंट, अटैचमेंट या चार्ज ऑन कॉम्पेंसेशन। इस अधिनियम कौन सा क्षतिपूर्ति श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन श्रमिक को दे कोई भी एक मुश्त राशि या अर्ध मासिक भुगतान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती अथवा उस राशि पर प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता अथवा उस राशि को कुर्क नहीं किया जा सकता अथवा उस राशि को कानूनी रूप प्रभाव के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता अथवा उस राशि को किसी भी दावे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता। धारा 9। धन्यवाद।